नमस्कार, मैं हूं रोहन ओंगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण में चुनाव होने हैं, इसलिए इस पूरे इलाके में सियासत भी गरमाई हुई है। इधर बीजेपी ने वेस्टर्न यूपी में पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कैराना के बाद आज मुजफ्फरनगर और देवबंद जाएंगे। शाह सहारनपुर महानगर में भी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। प्रभावी वोटरों के साथ भी संवाद कर बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। इस दौरान अमित शाह पदाधिकारियों के साथ बैठक कर वेस्ट यूपी की सियासी नब्ज भी टटोलेंगे। बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये पूरा इलाका किसान आंदोलन की वजह से प्रभावित रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए इस बार यहां राह आसान नहीं होने वाली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब भी बात आती है तो जाट और मुसलमानों की जरूर बात होती है, क्योंकि दोनों की आबादी यहाँ अच्छी खासी है। 27% मुसलमान यहाँ हैं, वहीं 17% जाट हैं, यानी दोनों मिलाकर ही 43% वोट होता है। जिसको इन दोनों के वोट मिले उनकी सीट यहाँ से निकल गई। इस बार समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की यही कोशिश है। इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्या करेगी। क्या अखिलेश का जाट मुसलमान फैक्टर चलेगा या फिर बीजेपी का 80 बनाम 20 का दांव चलने वाला है। तो आप देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर सबकी नजर इस वक्त है। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही होगी कि जिस तरह से 2014 के लोकसभा चुनाव में, उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में या फिर पिछले विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने साथ दिया था, इस बार भी वो साथ बना रहे। तो ये पूरा का पूरा चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को 80-20 के गणित का सहारा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिली थी, लेकिन इस बार कहानी बदली हुई है। बदली इसलिए भी हुई है कि किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नाराजगी का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा इस बार जो गठबंधन है वो आरएलडी और अखिलेश यादव के बीच में है, यानी जयंत चौधरी और अखिलेश यादव इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो चेहरे हैं जो साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार कमल खिला पाएगी या इस बार टक्कर कड़ी होने वाली है और इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी के हाथ से फिसलने वाला है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय चौधरी बीजेपी प्रवक्ता, जेबा यास्मीन जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक, और रवि अरोड़ा जी स्टूडियो से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, इस बात को आगे बढ़ाएं। आप सभी लोगों के साथ मैं एक किस्सा शेयर करना चाहता हूं। ये बात 2014 के लोकसभा चुनाव की है। मैं बागपत की तरफ गया था और जब मैं वहां किसानों से बात कर रहा था, वहां रहने वाले लोगों से बात कर रहा था, तो वहां ये कहा गया कि यहां पर चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आसानी से जीत जाते हैं, क्योंकि चुनाव से ठीक एक दिन पहले रात को चौधरी चरण सिंह सपने में आते हैं और कहते हैं कि मेरे डाटले को हराना मत, मेरे बेटे को हराना मत। लेकिन ये सपना 2014 में भी, 2019 में भी और पिछले विधानसभा चुनाव में भी आरएलडी के लिए भारी पड़ा। तो अब क्या चीजें बदली हैं? क्या इस बार बीजेपी से अपनी जमीन वापस जयंत चौधरी खींच पाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी के साथ जो उन्होंने गठबंधन किया है वो उसे फायदा पहुंचा पाएगा? पहले सीधा बीजेपी प्रवक्ता का रुख करते हैं। संजय चौधरी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब, 2014 में भी बहुत प्यार मिला, 2019 में भी बहुत प्यार मिला, पिछले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का जो जीत की कहानी है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लिखी गई, लेकिन लगता है कि इस बार नाराजगी है बीजेपी के साथ। आपने जहां से बात शुरू की थी मैं वहीं से बात शुरू करना चाहूंगा। जब चुनाव में जा रहे हैं तो पिछले 15 सालों में उत्तर प्रदेश ने 3 सरकारों को देखा है। बसपा की सरकार को भी देखा है, समाजवादी पार्टी की सरकार को भी देखा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। इन तीनों सरकार में बताइए कि कोई राजनीतिक दल ऐसा हो जिसने अपने कार्यकाल में किसानों का ऋण माफ किया। लगभग 85 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का ऋण अगर माफ किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने।
भारतीय जनता पार्टी ने वहां के जो गन्ना किसान हैं, उन गन्ना किसानों को बसपा और समाजवादी पार्टी दोनों के मिले जुले धनराशि से भी ज्यादा 1 लाख लगभग 52,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान किया है। ये किसी दूसरे राजनीतिक दलों ने भुगतान नहीं किया। और उसके बाद किसानों तक सम्मान राशि पहुंचाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। मुझको लगता है कि समाजवादी पार्टी और बसपा जब दोनों के कार्यकाल का विश्लेषण किसान करेगा तो वो पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए बेहतर काम किया है। अगर बेहतर खरीदारी हुई है तो इसका मतलब है कि उत्पादन भी बढ़ा है। उत्पादन बढ़ा होगा तभी खरीद ज्यादा हुई। तो जो जमीनी फैक्ट्स हैं वो इस बात के संकेत कर रहे हैं कि किसानों की स्थिति में परिवर्तन हुआ है और उन्हें बेहतर चीजें मिली। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न यूपी में लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। किसान जब जाता था खेत में अपने ट्यूबवेल को बचाने के लिए तो उसके घर से गाय और भैंसें गायब हो जाती थी। गाय और भैंसों को जब बचाने आता था तो उसका ट्यूबवेल गायब हो जाता था। एक और फैक्ट मैं आपके पास रखना चाहूंगा, डार्क जोन के बेसिस पे उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने वेस्टर्न यूपी में पंप सेट को बिजली कनेक्शन देने से मना कर रखा था। ये भारतीय जनता पार्टी का पिछले 5 साल, जो बीते 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें जो भी चीनी मिले थी उनके आसपास गन्ना उत्पादन की इकाइयों को जो अनुमति देनी थी वो बंद कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने उसको न केवल शुरू किया बल्कि उनका एयर एरिया जो 20 किलोमीटर का होता था उसको 5 बिल्कुल संजय चौधरी जी, इतने सारे काम, लेकिन उसके बाद भी आपके कई नेता जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो उन्हें लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। लोग उन्हें वापस जाने निश्चित रूप से बिल्कुल आपको दिया सर वक्त। एक बार शुरुआत में सारे जो हमारे साथ बैठे हुए लोग, उनको प्रवक्ता बैठे हुए, मेहमान बैठे, उनको लगभग समान वक्त में देता हूँ। एक सेकंड देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ही लीडरशिप है जो वेस्टर्न यूपी में जिसका मूवमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार लगातार 24 घंटे 365 दिन काम करने वाला राजनीतिक दल है। चुनाव शुरू हुए कितने दिन हो गए हैं और पहली बार कोई समाजवादी पार्टी संजय चौधरी जी, परेशानी इसी बात को लेकर है कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में ही रहती है, काम के मोड में नहीं आती है। चलिए जेबा जी के पास चलते हैं। जेबा यास्मीन साहब मैंने आपको बताया जो बिल्कुल संजय जी, सबको थोड़ा वक्त दे देते हैं, उसके बाद वापस आएंगे चर्चा पे। जेबा यास्मीन जी, समाजवादी पार्टी ने पिछली बार भी बहुत बड़ा महागठबंधन किया था, लेकिन जमीन हाथ से खिसक गई, सत्ता हाथ से चली गई। इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये नया गठबंधन है, इस बार क्या ये कुछ रंग लाने वाला है? देखिए, समाजवादी गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वादे किए हैं वो सभी एक अच्छा विकल्प है किसानों के सामने। अब भाजपा के प्रवक्ता संजय जी बहुत लुभावनी बातें, बहुत अट्रैक्टिव बातें कर रहे हैं, वो आंकड़े पेश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि ये पहली सरकार थी जिसमें इतने किसान 1 साल तक सड़क पे बैठ के आंदोलन करते रहे। अगर इन्होंने इतना अच्छा काम किया तो किसान इनसे आज के दिन तक नाखुश क्यों है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या कोई भी पार्ट हो उत्तर प्रदेश का, किसान हर जगह है और किसानों को लेकर समाजवादियों ने जो वादा किया है उससे खुशहाली किसानों को मिलेगी। जेबा यास्मीन जी की आवाज मेरे तक सही नहीं पहुंच पा रही है। सुरेंद्र शर्मा जी प्रवक्ता है आरएलडी के, सुरेंद्र शर्मा जी के पास हम चलते हैं। सुरेंद्र जी, आरएलडी चौधरी चरण सिंह की पार्टी, चौधरी अजीत सिंह की पार्टी, एक वक्त था कि जब लोग सिर्फ नाम पर सुनते ही, चौधरी जी का नाम सुनते ही वोट डाल आते थे। फिर ऐसी क्या कमियां रही कि आपने अपना जनाधार पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खो दिया, यहां तक कि बागपत मथुरा से खो दिया, और अब आपको क्यों लगता है कि जयंत चौधरी का चेहरा करिश्मा कुछ दिखा पाएगा? देखिए, अभी भाजपा प्रवक्ता जी ने काफी अपने काम गिनवाए हैं, मुझे उसमें बहुत कुछ नहीं कहना है। ये जानते हैं कि पिछले 5 साल में मात्र इस गन्ना बेल्ट में 25 रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान ये बढ़ा पाए हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, गन्ना बेल्ट में अभी भी फरवरी 21 तक बाद से कोई भुगतान नहीं हुआ है गन्ने किसान को। जहां तक सवाल है इनका गन्ने की बात करने का है, मैं कहना चाहता हूं कि आज भी देश का किसान, मजदूर और हर कास्ट के आदमी, हर धर्म के आदमी इनसे नाराज है। नाराज का आलम यह है, अगर ये इतने बड़े अच्छी बात है तो अभी 2 दिन पहले चौधरी जयंत सिंह को इन्होंने
अपने यहाँ सभा बुलाई एक बिरादरी की, उसमें उनको निमंत्रण भेजते हैं। अगर ये जीत रहे थे तो निमंत्रण भेजने की जरूरत भी क्या थी, जबकि चौधरी जयंत ने साफ कर दिया कि मेरे दरवाजे आपके लिए बंद हैं। ये स्पष्ट रूप से जानते हैं कि इनकी जमीन खिसक चुकी है। ये इनसे आज नौजवान नाराज है, इनसे आज किसान नाराज है, इनसे आज बेरोजगारी का आलम तो ये है कि आप समझ लीजिए, जब किसान के हिस्से आलू खरीदा जा रहा था तो मात्र वो आलू जो है मात्र 6 रुपए किलो में था, बिक रहा आज भी वो 18-20 रुपए किलो। अगर इन्होंने महंगाई का आलम सुरेंद्र जी, आपने एक एक्सपेरिमेंट पंचायती चुनाव में भी किया था, अभी कुछ टाइम जिला पंचायत के जो चुनाव हुए थे उसमें आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था। आपका एक्सपेरिमेंट ये था कि आपने 9 सीटों में मुस्लिम उम्मीदवार दिए थे और आपको लगा था कि जो जाट वोट है वो आरएलडी के नाम पर पड़ेगा, लेकिन सिर्फ एक उम्मीदवार जीता। तो कहीं ये जो आपका उदाहरण था कहीं ये विधानसभा में भी ना चल जाए? नहीं, ऐसा जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मैं अपने राजनीतिक विश्लेषकों के पास भी जाऊंगा। जी जी जी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। वहां तो डंडे के बल पे इन्होंने यूपी का चुनाव तो डंडे के बल से इन्होंने जीता था। वो कोई सब जानते हैं, धन बल डंडा बल इन पर चला था। ऐसा नहीं है। आज भी हम इनको एब्सोल्युटली हम ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। एक गठबंधन 47 से लेकर 58% तक की वोट हमारे पास है। हम निश्चित रूप से इनका सफाया करने जा रहे हैं। ये इनको गलतफहमी है, ये गलतफहमी में जी रहे हैं। इनको अब इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये बार बार किराना और इधर उधर की बात करते हैं जो खत्म हो गया। पुरानी गाड़ियां उसका इंजन बदल गया है। बिल्कुल सुरेंद्र जी। और राहुल लाल जी मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। राहुल जी, इस वक्त धुआंधार प्रचार भारतीय जनता पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अखिलेश और जयंत भी साथ साथ हैं। क्या लगता है इस बार बीजेपी की जमीन बचने वाली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि नहीं? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ये चुनाव है 2014, 17 और 19 उससे काफी अलग है। और देखिए ये कैसे, इसके संकेत तो खुद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ही दे दिए। देखिए, अब तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता ने या फिर उसके पहले किसी भी नेता ने नहीं कहा था कि एक तरह से जाट समुदाय उनसे नाराज चल रहा है। लेकिन उन्होंने अपने यहाँ पर जिस तरह से जाट समुदाय के लोगों की बैठक बुलाई और मीटिंग की, जो तमाम तरह की चीजें बाहर निकल के आई, उससे स्पष्ट था कि जाटों को, जो नाराज जाट है, उसको मनाने का प्रयास चल रहा था। तो इसलिए जाट नाराज है। अब ये बात को कहीं न कहीं अधिकृत मोहर इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं उन्होंने ही मोहर लगा दी है। देखिए किस तरह की चीजें होगी उसमें आपको कैप्टन अभिमन्यु तक को लाना पड़ा। इस तरह से जिनको कि हरियाणा में ही जाटों ने उनको अस्वीकार कर दिया। उसमें कुछ एक ऐसे जाट नेता भी थे जिनको एक तरह से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में उनको 1 वोट ही प्राप्त हुए थे, लेकिन उन लोगों को भी दिग्गज जाट नेता करके बुलाया गया। और ऐसे में इन्हें देखिए एक निमंत्रण पत्र भी देना पड़ा कि भाई जयंत चौधरी अगर आए तो उनका स्वागत है। देखिए, हम लोगों को याद है कि हाथरस में किस तरह से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। तो जो इस तरह से समीकरण है कि वहां पे जिस तरह से जाटों ने भयंकर गोलबंदी की थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2013 के दंगों के बाद, वो स्थितियां कहीं कहीं किसान आंदोलन के बाद बदल गई है। रमन जी, इसमें कहीं कोई वो स्थिति नहीं है कि सहजता के साथ बीजेपी जो है क्लीन स्वीप कर जाए। इसलिए जो 10 फरवरी के चुनाव है और जो 14 फरवरी के चुनाव है उसने कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से चेहरे पर जो है उसने शिकन ला दिया है। और जिस तरह से तमाम पश्चिमी यूपी में हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के साथ किस प्रकार का उनको चुनाव प्रचार करने में भी परेशानी आ रही है, लगातार जनता के द्वारा उनका विरोध किया जा रहा है। तो ये स्थितियां बनी हुई है रमन जी वहां पे। और यही कारण रमन जी के लिए एक चीज है कि आप कैसे तर्क देने पड़ रहे हैं बीजेपी को उनको समझाने के लिए कि 650 वर्षों से हम भी जो है कि आपके साथ हैं, मुगलों से लड़ाई में हम साथ हैं। जबकि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर आरएसएस की भी स्थापना को देखा तो 1925 में आरएसएस स्थापित हुआ है, बीजेपी 1980 में स्थापित हुई है। तो 650 वर्ष का वो पुराना इतिहास भी लाया गया, पता नहीं कहां से लाया गया वो इतिहास। बिल्कुल बिल्कुल। रवि अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो रवि जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, जाटों के मनाने की बात भारतीय जनता पार्टी यहां पर कर रही है, लेकिन जयंत चौधरी ने एकदम दरवाजे बंद कर दिए हैं। वो इस ट्रैप में फंसना नहीं चाहते। हालांकि जब गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं तो शायद उनका मकसद यही होता है कि जाट ये बात मान लें कि वो चौधरी चरण सिंह की भारतीय जनता पार्टी इज्जत करती है, सम्मान करती है। जी रमन जी, आपने एक बात बहुत अच्छी कही, लेकिन मैं एक बात समझता हूँ कि सन 2014 के बाद जो पूरी जाट कम्युनिटी थी या पूरा आप किसानों का पूरा वोट बैंक था, कहीं ना कहीं खिसक कर भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया था। लेकिन उस समय पे मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व का एजेंडा जो था ये काम किया, क्योंकि दंगों के बाद, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वो पूरा वोट बैंक खिसका था। और अब जो जिस प्रकार से किसान आंदोलन में आपने देखा कि जो पूरा खेमा था किसानों का कहीं ना कहीं आरएलडी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो उसके बाद से ही बीजेपी ने बहुत देरी कर दी एक्चुअल में किसान आंदोलन खत्म करने में। मुझे लगता है कि आरएलडी वो कहीं ना कहीं ये बात क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि हम किसानों को समझाने में विफल रहे,
तो कहीं ना कहीं आरएलडी ये बात समझाने में कामयाब रही है और काफ़ी बड़ा वोट बैंक लगता है कि जिस प्रकार से खिसक कर वहाँ जा सकता है। और ये इस बात को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़े नेता चिंतित हैं। और जिस प्रकार से अमित शाह जी ने मीटिंग भी की अभी फिलहाल आपने देखा किसान नेताओं के साथ और जाट कमेटी के जो नेता हैं उनके साथ दिल्ली के अंदर प्रवेश वर्मा जी के घर पे, तो ये सब एक खास एक कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में कि एक बड़ी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। पर मुझे लगता है कि जल्दबाजी अभी में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस बार आप देखेंगे वोटर साइलेंट है। उसका कारण यह है कि क्योंकि कई जगह पर जो सीटें दी गई हैं सपा और आरएलडी के अलायंस द्वारा जहाँ जहाँ पर सीटें दी गई हैं, जिन कैंडिडेट्स को सीटें दी गई है उनसे भी किसान ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि जहाँ पे एक मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को सीटें दी गई है वहाँ पे जाट कम्युनिटी के लोग नाराज़ हैं। जहाँ मुस्लिम जाट कम्युनिटी के लोगों को सीटें दी गई है वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर जिस प्रकार से चल रही है, खासकर वो हो सकता है कि उसको बेनिफिट दे सकता है, लेकिन इस बार नुकसान होगा, वोट प्रतिशत में नुकसान होने वाला है बीजेपी को, यह तय है। उसके साथ साथ एक बात और बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से क्राइम पर रोक लगाई है, जिस प्रकार से कुछ अगर जगहों को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता की जिस प्रकार से योगी सरकार ने नकेल कसी है अपराध पर, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर, तो आप ये देखेंगे कि उससे तो क्राइम का जो ग्राफ वहाँ पे कम हुआ है तो उससे काफ़ी लोग जो है खुश हैं उससे। लेकिन जिस प्रकार से बेरोजगारी और जो है महंगाई की समस्या है ये उलझा रखा है, तो इससे भी काफ़ी लोग नाराज हैं। तो इस बार बिल्कुल रवि जी, और सीधा संजय जी के पास चलते हैं, बीजेपी से प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो चौधरी साहब, राह तो आसान बिल्कुल नहीं है। जो 2014 था, 17 था, 2019 था, इस वक्त आपने तमाम लोगों की बात सुनी। बहुत कड़ी टक्कर इस वक्त आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलने वाली है। देखिए, मैं 3-4 चीजें साफ कर देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि उसके बाद विश्लेषण करेंगे तो सही चीजों पर आ पाएंगे। कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी समुदाय इसके साथ जाता है, ये पास्ट एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि कौन सा राजनीतिक दल वास्तव में उसके साथ रहा था। उत्तर प्रदेश को अगर हम बारीक से देखेंगे तो चरण सिंह अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो चरण सिंह जैसे जाट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उसके पीछे भारतीय जनसंघ खड़ा रहता है। आप बताइए, जब देवीलाल देश के प्रधानमंत्री बन रहे थे तो देवीलाल जी की पीठ में विश्वासघात का छुरा मुलायम सिंह यादव जी ने भोंका था कि नहीं भोंका था, ये जाट समुदाय को याद आना चाहिए। अजीत सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते थे। विधानमंडल दल की जब वोटिंग हुई तो अजीत सिंह जी के पास ज्यादा वोट थे, लेकिन इसके बाद भी मुलायम सिंह यादव जी ने जाट अजीत सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। दूसरी बात, लाठी खाने के लिए, डंडे खाने के लिए, मार खाने के लिए, आंदोलन करने के लिए तो आप जाट का इस्तेमाल करोगे, आप जाट को यूज करोगे। लेकिन जब टिकट देने की बारी आएगी, रिप्रेजेंटेशन देने का बात आएगा, नेतृत्व देने की बात आएगी, तब आप टिकट किसको दोगे? तब आप जाट को टिकट नहीं दोगे। तब आप जब ऐसा मौका आता है तब आप नेतृत्व किसको देते हो? भारतीय जनता पार्टी ने कितने जाट नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया है सर? आप बताइए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा की सीटें घोषित हुई हैं, हमने 21 जाटों को टिकट दिया और लोकदल ने 3 जाटों को टिकट दिया। जाट की बात करेंगे, जाट का यूज करेंगे, जाट को डंडा खिलाएंगे, जाट को मारेंगे, लेकिन जो जाटों की हत्या करेगा उस कैराना के मास्टरमाइंड को लोकदल टिकट दे देगा। आप बताइए ना, कबाल गांव के अंदर गौरव और सचिन की बर्बरता से हत्या करने वाले को अगर टिकट दे देगा लोकदल, तो उस लोकदल को जाट वोट देगा। बिल्कुल, आरएलडी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, इस सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि जाटों को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं, जबकि जाट के नाम पर आप लोग वोट मांग रहे हैं। नहीं, हमने बहुत अच्छा जाटों को प्रतिनिधित्व दिया है। हमने 12 लोगों को जाटों को जो है टिकट दिया है अपने क्षेत्र में। ऐसा नहीं है, इनका कहना बिल्कुल गलत है। आप समझ लीजिए, जाटों की बात ये करते हैं, 13 महीने तक किसान, जाट, पूरे लोग जो है धरने पर बैठे रहे, बरसात में बैठे रहे, वो लोग, उन्होंने सर्दी उठाई है और 750 लोगों की शहादत के बाद इनके प्रधानमंत्री एक आंसू तक नहीं बहा सके। जाटों के
युवकों की, जाटों के बच्चों की गर्दन एक काटने भी बात वालों इन्होंने- को, एक बात जाटों भी के जाटों के स्वाभिमान लिए के नहीं किया। खिलाफ ये सब आप झूठ टिकट बोलने क्यों की देते कोशिश कर रहे थे। हैं? मतलब आप ऐसे इनकी व्यक्तियों को फंसी है, क्यों ये टिकट इतना देते परेशान है, हैं जो ये जाटों कुछ के नहीं कर पा पलायन रहे के हैं जाटों के जिम्मेदार लिए। हैं? ये इतना कैराना में क्या परेशान है, हुआ? ये आप वहां समझ के लीजिए लोग जाटों भाग को रहे बना थे देंगे, ना, इन्होंने क्या नहीं कर रहे वहां इस के समय। लोग रो आप रहे थे, प्रधानमंत्री वहां कहाँ की चले गए जब महिलाएं जाट वहाँ बिलबिला रही आंदोलन कर रहे थी, थे वहाँ लोग। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है जेबा यास्मीन जी, वो भी कुछ कहना चाह रही हैं। जेबा जी को सुन लेते हैं। जी जेबा जी। रमन जी, बहुत दुखद है कि इतने प्रतिष्ठित चैनल पे बैठ के भाजपा के प्रवक्ता पुराने जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। इनका दायित्व है कि अगर पुराना कुछ दुखद इतिहास रहा है तो उसे भूल के भाईचारे को आगे बढ़ाएं। लेकिन कल भी शर्म आती है, मुख्यमंत्री जी भी उस दुखद घटना का नाम बार बार लेते हो। प्रवक्ता महोदय यहाँ भी अपना काम ना गिना पाने में असफल होके उन बच्चों का नाम लेते हैं जिनकी हत्या की गई थी। हमारी जिम्मेदारी बनती है उससे जेबा जी, अवगत के ऐसे आगे लोगों को बढ़े। टिकट क्यों दिया गया जिनका उसमें नाम था? साफ छवि का आदमी नहीं मिला आपको कैराना से? 28 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। जिम्मेदारी है रमन जी, ये न्यायालय की जिम्मेदारी है कि वो घोषित करे कि कौन अपराधी था, और वो घोषित होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जहां तक बात काम की है, अगर संजय जी काम पे बात करें तो बहुत अच्छा होगा। आज इनको जाटव को टिकट नहीं मिल रहा तो इतना बुरा लग रहा है, एक जाट को टिकट नहीं मिल रहा, और जब 700 से ज्यादा किसान मर जाते हैं तो इसके चेहरे पे शिकन नहीं आती है। आज ये पर्चा ले लेके घर घर घूम रहे हैं। कृपया करके उन घरों में भी जाए जहां के लोगों ने अपने सदस्य को खोया है। बहुत खुशी होगी अगर कंट्रोल करने उनके घर पे ये जाएंगे, लेकिन ये नहीं जाएंगे क्योंकि इनके लोकल नेताओं की एंट्री बंद है गांव में। अमित शाह जी आके रोड पे टहल के वापस चले जाएंगे, लेकिन उन परिवारों से मिलने नहीं जाएंगे जिन्होंने अपने परिवार के मेंबर्स को खोया है। जाट की बात करने आए हैं तो 1 साल बाद आए हैं। जी और कब संजय जी, इन्होंने किसान बिल वापस लिया? संजय जी, किसान बिल तब विकास वापस लिया जब विकास जिला की पंचायत बातें सदस्य विकास की चुनाव में बातें आप हाथ कर रहे वापस हैं, तो इन मुद्दों को छोड़ दिया जाए, काम को क्यों ना गिनाया जाए? देखिए, काम की बात तो सबसे पहले मैंने आपको गिनाई। क्या राज्य का ये काम नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे? कि राज्य का पहला कर्तव्य है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। पिछले बार कैराना का डरा हुआ व्यक्ति, भाग रहा व्यक्ति, रो रहा व्यक्ति, बिलबलाई हुई संजय जी, पांच सेकंड मुझे दीजिएगा, फिर आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं। दरअसल जेपी नड्डा पहुंचे हैं अपने बरेली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर। इस वक्त बाकी बड़े नेता होंगे, लेकिन जेपी नड्डा पहुंचे हैं बरेली। तो ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, इस वक्त बरेली की सीधी तस्वीरें हैं। जेपी नड्डा यहाँ प्रचार के लिए पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। बरेली से ये सीधी तस्वीरें हैं। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, प्रचार तो आपके बड़े बड़े नेता धुआंधार कर रहे हैं। जी संजय जी, लगता है संजय जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो जेबा यास्मीन जी, बात यह है कि बात मुद्दों की तो है नहीं, बात यह है कि अगर आप एक साफ छवि वाले व्यक्ति को टिकट दे देते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना से, तो ये सवाल ही खड़े नहीं होते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास काम कुछ नहीं है तो सवाल तो हर जगह वो खड़ा कर रहे हैं। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहां से भी लग रहे हैं वहां सवाल खड़ा हो रहा है, तो इनके सवालों के जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी नहीं बैठी है। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो किसानों के कुछ अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो तो अच्छा है, जैसे महंगाई है और किसानों को जो एमएसपी प्रदान करने की बात है, और छात्रों को जो और युवाओं को जो रोजगार देने की बात है। यही 2-3 मुद्दे उनके लिए अहम है और इस पे कभी भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद आज तक एमएसपी प्रदान नहीं कर पाई। 3 कानून लेके आई और वापस लेके चली गई। आज तक ये रीजन नहीं बता पाए, लाए क्यों थे, ले क्यों चले गए। अभी भी श्योर नहीं है किसान की चुनाव होने के बाद ये फिर उसे लागू कर देंगे। तो चलिए तमाम मुद्दों पर फिर से चर्चा करेंगे। संजय जी से भी जवाब लेंगे। तमाम राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल, रवि अरोड़ा, सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चर्चा इस बात पर हो रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार किसके साथ है। तमाम पार्टियां अपना राजनीतिक चक्रव्यूह रच रही हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने दांव चला है, तो गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और लगातार उनकी कोशिश यही है कि इस बार भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीत की कहानी लिखी जाए। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा पहले रुख करते हैं राहुल लाल जी का, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। राहुल जी, बात सिर्फ यहां पर बीजेपी की नहीं है, बात यहां पर बहुत सारे लोगों को खुद को साबित करना है। उनमें से एक नाम जयंत चौधरी का भी है। 2009 में
उन्हें आसान जीत मिली थी, लेकिन 2014 फिर 2019 उनके लिए संघर्ष की राह रही। इस बार वो आसान हो पाएगी या नहीं? रमन जी, ये बिल्कुल सही है कि कहीं न कहीं 2014 के बाद की स्थितियां अगर हम लोग देखते हैं तो राष्ट्रीय लोकदल के लिए काफी चुनौतियों से भरी हुई रही। खुद अजीत सिंह जी को भी जो है कि चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। बागपत जैसे गढ़ में इनको हार का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जिस प्रकार से 13 महीने का जो ये किसान आंदोलन चला, उस किसान आंदोलन ने राष्ट्रीय लोकदल सरीखे दलों को कहीं न कहीं संजीवनी प्रदान किया। अगर ये कानूनों को वापस लेते, त्वरित तौर पे वापस लेते, तो फिर किसान आंदोलन का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं सहना पड़ता। लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद अचानक से, हमें अभी भी याद है कि देखिए पिछले साल 22 जनवरी तक किसानों के साथ आखिरी दौर की वार्तालाप हुई थी और फिर 19 नवंबर को प्रधानमंत्री अचानक से ये घोषणा करते हैं। तो उस बीच में एक तरह से कहीं कहीं किसानों के साथ एक कम्युनिकेशन गैप की भी स्थितियां रही। तो इन स्थितियों के बीच में ये चुनाव हो रहा है, इस पृष्ठभूमि को नहीं भूलना चाहिए हमें। और एक इसके साथ ही साथ बीकेयू ने खुला समर्थन नहीं दिया है। पगड़ी तो पहना रहे हैं नरेश टिकैत जी, लेकिन खुला समर्थन नहीं मिल रहा है। राकेश टिकैत खुल के नहीं कह रहे हैं कि वो आरएलडी के साथ हैं। बिल्कुल सही कह रहा है रमन जी कि कहीं से भी बीकेयू ने खुल के नहीं कहा है कि वो आरएलडी के साथ है। लेकिन जो वहां पे एक तरह से देखिए, हम लोग जानते हैं कि जाट समुदाय के लोग अधिकांशतः खेती किसानी से ही जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए, जो जाट लैंड है, जाट लैंड में आखिर जाट किधर जाएगा? क्या जाटों का वोट प्रतिशत जिस तरह से भाजपा के साथ पिछले 3 चुनाव में बिल्कुल भारी संख्या में गया, वैसी स्थितियां देखिए कोई भी अगर हम लोग जमीन पर भी जाते हैं तो उस प्रकार की स्थितियां नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के लिए चुनौतियां हैं। यही कारण है, इस चुनौतियों को बीजेपी समझ रही है, इसलिए अमित शाह के घर वो बैठक भी हुई और बीजेपी के तमाम दिग्गज, देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है कि वो चुनाव को काफी गंभीरता के साथ लेती है। वो लगातार चुनाव के मोड में होती है और उनके तमाम दिग्गज अभी पश्चिमी यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में हैं, लेकिन उस चुनौतियों का सामना वो समझ पा रहे हैं। मैं बार बार देखिए, दूसरी चीज, महंगाई की स्थितियों को देखिए। आप इस समय जो है कि पहली बार 20 वर्षों का महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रहा है। एक तरह से जो थोक महंगाई दर है वो 13.5% के दर पे बना हुआ है वो, जबकि हमेशा स्थितियां ये रहती थी कि थोक महंगाई दर खुदरा महंगाई दर से कम हुआ करता था। तो ये ऐसे स्थिति में खेती किसानी की लागत में काफी वृद्धि हो गई है और देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में कहीं कहीं टेंशन है। तो उन स्थितियों के बीच में अब भारतीय जनता पार्टी को सहमत करना है, समय भी ज्यादा नहीं है। मैं मानता हूं कि ये इनके इलेक्शन कैंपेन को मैं अत्यंत गंभीरता के साथ मानता हूं कि ये उसमें कुछ भी चीज बदलने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं कहीं वो टाइम का विंडो इनका छोटा होता चला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, रवि जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपसे एक बात समझना चाहेंगे। दरअसल 2 चीजों को अगर यहाँ पर रखा जाए, किसानों की नाराजगी और लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था, तो दोनों में से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वोटर है वो किसे चुनेगा? देखिए, मैं एक बात बताऊं रमन जी कि जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की बात हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो है योगी के टाइम पर लोग पसंद कर किया, इस बात को कोई दो राय नहीं है। और काफ़ी उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी सराहना भी लगातार होती रही है कि योगी जी के टाइम पे बहुत अच्छा रहा। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, जैसे हम जब किसानों की बात करते हैं तो 5 साल जब एक रूलिंग पार्टी होती है तो उसके साथ बहुत सारी खामियां भी जुड़ जाती हैं, क्योंकि आम आदमी जब निचले स्तर के नेताओं के पास जाता है या अपने विधायक के पास जाता है तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो जिससे वो संतुष्ट नहीं हो पाता, तो उसमें वो भी एक बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन ध्रुवीकरण की जब बात आती है कि कहीं ना कहीं कोई बात को ध्रुवीकरण होने लगता है, किसी बात को लेकर आरोप लगते हैं बीजेपी पे लगातार कि वो कहीं ना कहीं जातिवाद को लेकर मुद्दा उठाती है और जो है हिंदुत्व के मुद्दे पर जीत जाती है। तो बहुत सारी बातें दिमाग में, क्योंकि देखिए जब जाट लाइन की आप बात करते हैं तो जाट, खाट और हुक्का, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब तय होता है पूरी कम्युनिटी में तय किया जाता है कि इस बार हम किसको जिताने जा रहे हैं, और ये सब बातें जब तय की जाती है तो हर चीज़ देखी जाती है कि हमारा कैंडिडेट हमें क्या 5 साल तक, क्योंकि देखिए 5 साल बाद कहीं भी आप चले जाइए कहीं ना कहीं एक बदलाव की स्थिति आ जाती है। रूलिंग पार्टी के साथ बहुत सारी समस्या होती है, उनको समझाना पड़ता है कि हमने ये विकास के काम किए हैं। क्या भाजपा समझाने में कामयाब रही या आगे आने वाले टाइम में वो क्या करने जा रही है समझाने में कामयाब? तो ये सब बातें जो है अभी देखने वाली रहेंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से, क्योंकि जाट लाइन की जब आप बात करते हैं तो इस बार यह तय है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल और सपा का अलायंस कहीं ना कहीं
बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। संजय जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, दरअसल बात यह है कि जब पहली बार योगी आदित्यनाथ शुरुआत करते हैं, चुनाव प्रचार की बात करते हैं, तो वो एक चीज कहते हैं कि 2017 से पहले मुख्यमंत्री आवास में सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को सम्मानित किया जाता था। अब वक्त बदल गया है, अब यहां पर किसानों को सम्मानित किया जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये वाला जो फैक्टर है क्या ध्रुवीकरण की तरफ किया जा रहा है? क्योंकि लगता है कि अगर धर्म के नाम पर राजनीति होगी, अगर धर्म के नाम पर वोट पड़ेंगे तो बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फायदा होगा। देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग वेस्टर्न यूपी को एनालाइज कर रहे हैं और वेस्टर्न यूपी के एक बहुत बड़े फैक्टर को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। मुझको लगता है कि पिछली बार का जो गठबंधन था, जिसमें समाजवादी पार्टी और बसपा शामिल था, उत्तर प्रदेश की राजनीति का विश्लेषण करने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात को नकार देगा कि बसपा की तुलना में लोकदल एक बड़ा फैक्टर है। बसपा बड़ा फैक्टर था और बसपा की ताकत की तुलना में लोकदल की कैपेसिटी जो है उससे बहुत कम है। और अगर वेस्टर्न यूपी में या यूपी में बसपा कमजोर होती है तो उसका एडवांटेज किसको मिलेगा? इसके विश्लेषण के बिना मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विश्लेषण निरर्थक साबित हो जाएगा। और लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी चीज है कि जिसके कारण उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी बदली है और उत्तर प्रदेश की तकदीर भी बदली है। आज जिस प्रकार की स्थिति है, माताएं, बहनें, बेटियां अपने घरों में, अपने इलाकों में सुरक्षित हैं। वो कभी भी निकल सकती हैं, कहीं भी निकल सकती हैं, घूम सकती हैं। वेस्टर्न यूपी में ऐसी, लेकिन संजय जी आपके विधायक तो नहीं जा पा रहे ना प्रचार के लिए। देखिए, ऐसे नैरेटिव्स जब गढ़े जाते हैं, देखिए हम भी बैठे हैं और आप भी बैठे हैं, इसका विश्लेषण तो 10 मार्च को होगा और 10 मार्च को जो होगा वो जमीन पर होगा। महिलाएं अपने आप को अगर सुरक्षित पा रही हैं, महिलाओं को लग रहा है कि उनको सुरक्षा मिल रही है, किसानों को लग रहा है कि वो अपनी मेड़ पर बैठे हैं, सुरक्षित हैं, गांव वाला घर शहर जा रहा है, शहर वाला घर से घर आ रहा है और बीच रास्ते में उनको रोककर उनकी लूट हो जाया करती थी। तो लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू है। क्या किसान आंदोलन के मुद्दे को समझने में बीजेपी को देर हो गई? नहीं, किसान के जमीनी हालात को देखिए। मैंने कहा ना कि समाजवादी पार्टी और बसपा का एक उदाहरण बताइए जब किसानों का ऋण इस उत्तर प्रदेश में माफ हुआ हो। एक उदाहरण बताइए। अगर ज्यादा खरीद हुई है तो इसका मतलब है उत्पादन बढ़ा है। हमने समाजवादी पार्टी और बसपा की तुलना में उन दोनों से मिले हुए ज्यादा मूल्य का भुगतान किया है। हमने गांव-गांव और मजरे तक बिजली पहुंचा दी है। जहां ट्यूबवेल के कनेक्शन पर प्रतिबंध थे, हमने उन ट्यूबवेलों को यही बात आप समझा नहीं पाए लगता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को। तो देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान का इन्वॉल्वमेंट उस किसान आंदोलन में उतना नहीं था, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, विश्लेषक भी जानते हैं। चलिए सुरेंद्र जी आरएलडी से, सुरेंद्र जी के पास चलते हैं। संजय सुरेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्या जयंत चौधरी जाट वोटों को डाइवर्ट कर पाएंगे उन जगहों पर जहां समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया है? देखिए, हम लोग पूरी बेल्ट को जयंत चौधरी के पक्ष में हर जाट खड़ा है, हर जाट 100% खड़ा है। ये तो भकावा कर रहे हैं इस समय, ये तो इस समय भकावा की बात कर रहे हैं। संजीव बालियान जैसे नेताओं का बालियान खाप का प्रभुत्व थोड़ा भी असर नहीं रहेगा अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? इस बात नहीं, बिल्कुल असर नहीं होगा। जहां तक सवाल है, ये उसकी बात करते हैं कानून व्यवस्था की, मैं कहना चाहता हूं कि क्या हाथरस बहुत दूर चला गया, क्या उन्नाव बहुत दूर चला गया? जिस कानून व्यवस्था की बात करते हैं, क्या इनके यहाँ बलात्कारी एमएलए अब तक नहीं है? क्या एमपी नहीं है? ये कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई पड़ी है। बहु बेटे की तो बात कैराना से लोग भाग रहे थे, आज कैराना में लोग आ रहे हैं। ये बदली हुई तस्वीर है। मैंने कहा ना कि ये बदली हुई तस्वीर है। कोई बदली हुई नहीं है। हुए लोग प्लान तो आपने भी करा, प्लान तो रोती हुई महिलाएं और मुस्कुराती हुई बच्चियां, बड़ा प्लान तो मोदी जी करके आए हैं। अगर आप नहीं महसूस करेंगे तो आप वेस्टर्न यूपी को नहीं महसूस कर सकते। देखिए, वेस्टर्न यूपी में चाहे मुस्लिम काला हो और चाहे बड़े अपराधी हो, कुछ नहीं। आज उनका बोरिया बिस्तर बंद गया है। नहीं, आप ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रहे हैं, बदला है। ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको कुछ नहीं मिलना। को महसूस कीजिए, किसानों की उपज के मूल्य को महसूस कीजिए।
5 खुशहाल सीट भी नहीं किसान जीत रहे को आप। महसूस पूरे कीजिए पूरे और 25 प्रदेश में जाटों 5 सीट के मुझे हक बता को देना। मार के आप हार चुके दूसरों हैं, को हक आपका देने मनोबल को टूट चुका बंद है, कीजिए। आपका मनोबल टूट चुका, आप हार चुका, 5 सीट भी नहीं जीत रहे हैं। चलिए 58 में से जेबाजी 5 समाजवादी जीत पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हुई है। जेबाजी, कागज पे बहुत मजबूत लग रहा है, कागज पर मुस्कुराते हुए जयंत चौधरी और मुस्कुराते हुए अखिलेश यादव बेहद मजबूत नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें कि भाई जयंत चौधरी अपना जाट वोट लेकर आ जाएंगे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव अपना यादव और मुस्लिम वोट लेकर आ जाएंगे, तो जीत तो पक्की है। लेकिन ऐसा ही गठबंधन पिछली बार भी हुआ था, जब बसपा का जाटा वोट था, कांग्रेस का वोट था, सपा का वोट था, लेकिन बाजी हाथ से फिसल गई थी। देखिए, यहाँ पे असल मुद्दे अलग है। अब जैसे संजय जी ने कहा कानून व्यवस्था पे बहुत अच्छा काम किया गया, तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कानून व्यवस्था की आड़ में कस्टोडियल डेथ और फेक एनकाउंटर्स में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। ये कानून व्यवस्था लखीमपुर में क्यों नहीं दिखी जब किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी गई? ये कानून व्यवस्था कहाँ चली जाती है जब बच्चियों की आबरू लूटती है? इनको तो आंकड़े नहीं दिखते। मैम, ये तो समाजवादी पार्टी को भी कानून व्यवस्था से फर्क कहाँ पड़ता है? आपने ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट दिया है जिनके ऊपर 28 मुकदमे दर्ज हैं। आपके करने वाला जो कैंडिडेट है उसके ऊपर एक रेप पीड़िता को धमकाने का आरोप है, 28 मुकदमे, लैंड ग्रैबिंग के मुकदमे, हत्या के आरोप, उसके अलावा धमकाने के आरोप, तमाम तरह के मुकदमे लगे हैं। तो कानून व्यवस्था को समाजवादी पार्टी भी गंभीरता से कहाँ लेती है? रमन जी, आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर यही आप लिस्ट भाजपा की भी पेश कर दें, क्योंकि जहां तक मेरे पास आंकड़े आए हैं 30% से ज्यादा लोग इनके यहाँ भी आपराधिक मामलों में, संगीन आपराधिक मामलों में। जेबाजी, मैं लगातार हर पैनलिस्ट से तरह उन्हीं की पार्टी के हिसाब से सवाल पूछ रहा हूं, और ये आप अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी से पूछने के लिए कह रही हैं, तो जब एक सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं। अगर आप जनता की आवाज उठाते हैं तो मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन यह भी देखना होगा कि आपके ऊपर किन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं। आपके ऊपर क्या सरकारी अधिकारी को काम से रोकने का मुकदमा दर्ज हुआ है, या आपके ऊपर रेप पीड़िता को धमकाने का मुकदमा दर्ज हुआ है? जी बताइए। जी देखिए, हमारे यहाँ जितनी भी लिस्ट है, हम लोगों ने जितने भी अपराध हैं उनसे वो हमने एज पर द नॉर्म्स हमने उसको प्रकाशित कर दिए हैं। अब इट इज अप टू द पीपल, जो वहाँ के लोगों पे है। अदरवाइज जितने भी मुकदमे हैं उसमें से आधे से भारतीय जनता पार्टी ने झूठे मुकदमे लोगों पे लगा रखे हैं। ये पहली पार्टी है जिसने अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे भी किए हैं, इसमें भी नंबर 1 पे ही आते हैं। जहां तक बात है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, देखिए हम सिर्फ कहेंगे कि मुद्दों से भटक के चुनाव ना लड़ा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, पुरानी बातों पे ना जाया जाए तो अच्छा होगा। कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश भी अपने पुराने दुखद इतिहास से बाहर निकलना चाहता है, और वो संदेश 10 मार्च को आपको दिखेगा कि जाट मुसलमान को अपने बीच में पड़ी खाई को दूर करना चाहता है, एकजुट आना चाहता है। मैं कहती हूँ हर राजनीतिक पार्टी काफी सारे वादे करती है, लेकिन कुछ कैचलाइन होती है जो जनता पकड़ती है। भारतीय जनता पार्टी एक वादा करके आई थी कि किसानों की आय दोगुनी करेगी। बस संजय जी इतना बता दें, इस डिबेट में क्या आय दोगुनी हो गई? आय दोगुनी हो गई है कि किसानों का खर्चा दोगुना? सुन लीजिए 30 सेकंड में संजय जी जवाब, फिर मैं अपने राजनीतिक विश्लेषकों के पास जाऊंगा। संजय जी देखिए, मैं इनकी सारी बातों का जवाब देता हूं, क्योंकि किसानों की जो समस्याएं हैं वो अटकी हुई हैं, पुराना ट्रैक्टर, तमाम तरह की बातें। जी मैंने कहा ना बॉस, मैंने शुरू ही अपनी बात किसानों के माध्यम से की गई। आज किसानों की एमएसपी 1.5 गुने से ज्यादा की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में की है। उस 5 सालों में 2 साल वो रहे जब कोरोना से हम लड़ रहे थे। अगर हमें वास्तव में वो 5 साल मिले होते और ये महामारी ना आई होती तो हमने इसे पूरा करके दिखाया था। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मेरा एक सवाल है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कैराना का जो दंगाई उनका उम्मीदवार बन गया है, हम उसकी जगह एक ऐसे उम्मीदवार को लाके दिखाएंगे जिसके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, सार्वजनिक रूप से कहा था, सबने देखा, सबने सुना है। आज उनकी हैसियत है, हिम्मत है, ताकत है, उनमें जुनून है कि प्रत्याशी को बदल के ऐसे आदमी को ले आए जिसके ऊपर एक भी मुकदमा न हो। तो वास्तव में अपराधियों के माध्यम से, दंगाई के माध्यम से, बलात्कारियों के माध्यम से जो जेल में है और जो बेल में है। संजय जी आप बड़ी खूबसूरती से जेबा जी का सवाल डाल गए, जो दुगनी आय की बात कह रही थी वो ये नहीं हो पाया। हो गया होता तो बता दिया होता है। संजय जी आ रहा हूं, राहुल जी आपके पास आ रहे, शायद संजय जी सुन पा रहे हैं आप वापिस लौटते हैं संजय जी के पास। तो राहुल जी, दरअसल जब चुनाव आते हैं तो हर पार्टी के पास अपना चश्मा होता है, किसी के पास हरा चश्मा, किसी के पास भगवा चश्मा, किसी के पास नीला चश्मा,
और उसकी कोशिश होती है कि वो चश्मा जनता को पहना दिया जाए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी की कोशिश है कैराना याद दिलाने की। कैराना में गृह मंत्री अमित शाह भी गए। समाजवादी पार्टी की कोशिश है वो तमाम चीजें खड़ी की जाए जो कि उनके पक्ष में हवा बन जाए, माहौल बन जाए। बहन जी तो अभी इस बार पता नहीं क्या हुआ है उन्हें, वो मैदान में उतर ही नहीं रही हैं। इसको क्या लगता है जनता किस तरह से देखेगी? ये मुद्दे के बारे में सोचेगी या फिर चश्मा पहन लेगी पॉलिटिकल पार्टीज का? देखिए, जनता आसानी से चश्मा नहीं पहनेगी। 2-3 मुद्दों का देखिए ध्यान देना पड़ेगा। मैं सबसे पहले तो एग्रीकल्चर के मामले पे आ रहा हूं कि एग्रीकल्चर किसानों के आय को डबल करने का मामला जो है कि 2016-17 के बजट में स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने रखा था कि 2022 तक आय डबल होगी। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने अशोक दलवाई कमेटी बनवाई थी और उस कमेटी से पूछा था कि 2022 तक में किसानों की आय डबल कैसी होगी। उस कमेटी ने कहा था कि आपको एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 12% करना पड़ेगा, जबकि हम लोग का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कभी भी 4% से ऊपर आज तक कभी गया ही नहीं। तो आप सोच के देखिए कि जो दावे हैं और जो यथार्थ हकीकत है दोनों में कितना बड़ा का अंतर है। नंबर 1 चीज देखिए, कैराना के मामले को भारतीय जनता पार्टी जरूर उठाना चाहेगी क्योंकि वो एक तरह से ध्रुवीकरण करना चाहती है। लेकिन रमन जी, हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए बाबू हुकुमदेव सिंह जी, जिन्होंने कि एक तरह से वहां से पलायन का मामला उठाया था। उन्होंने 394 का आंकड़ा दिया था कि 394 परिवारों ने वहां से पलायन किया, अगर बीजेपी के ही आंकड़ों को माने। हालांकि बाद में वो पलायन के बाद जिस पर मुकर भी गए थे, लेकिन उनकी बेटी मृगांका, जिनको कि टिकट दिया गया है वहां से, वो कहती है कि 25 परिवारों की वापसी हुई है। तो फिर सवाल तो यह भी बनता है ना कि आपको अगर डबल इंजन की सरकार में 394 में से 25 परिवारों की वापसी क्यों होगी? आपकी संख्या और बड़ी होनी चाहिए। तो कई सारे इस तरह के सवाल उठते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जब बात की जाती है तो ये सही है कि कई मामलों में उन्होंने परसेप्शन बिल्डिंग किया, लेकिन राजनीति में परसेप्शन बिल्डिंग टूटते भी है और बनते भी है। लास्ट में जिस तरह से धनंजय सिंह जी के क्रिकेट खेलते हुए जो वीडियो वायरल हो रहा है या फिर लखीमपुर खीरी की कुछ घटनाएं घटी, उससे कहीं न कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो हार्ड परसेप्शन बना था योगी आदित्यनाथ जी की, वो टूटा भी है। तो ये अब एक स्थितियां ऐसी है जहां पे अब देखिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट देने की बात है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में कम से कम हमें लगता है कि 10 ऐसे फैसले दिए हैं जिसमें केंद्र सरकार को निर्देश दिया जा रहा था कि आप ऐसे कानून लाइए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने के लिए जिससे कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं दिया जा सके। लेकिन अब तक प्रचंड बहुमत होने के बावजूद बीजेपी भी वैसा कोई कानून लेके नहीं आई है। तो हर प्रकार की जो भी पार्टियां हैं वो एक तरह से केवल जिताऊ उम्मीदवार, वो वही उनका परफॉर्मेंस है। बाकी अपराध के मामले पे बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, बात तो फिर घूम फिर कर वही आती है कि वही समीकरण सेट कीजिए, वही प्रत्याशी लेकर आए जो जीत दिलवाए। आपराधिक छवि से फर्क नहीं पड़ता, तमाम जनता के मुद्दों से फर्क नहीं पड़ता। रवि अरोड़ा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी काम किया है, अपराध और महिलाओं को लेकर भी आपने काफी काम किया है। अगर अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, कागज पर जैसे मैं फिर से कह रहा हूं कि बहुत मजबूत आ रही है समाजवादी पार्टी और आरएलडी, और जयंत चौधरी बेहद मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन संजीव बालियान जैसे जो नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके प्रभाव को भी अगर आप कह दें पूरी तरह से जीरो हो गया है, तो इस बात को मानना थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए, यह बात सही है कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात होती है तो वहाँ अपराध का ग्राफ देखिए, जितनी भी सरकारें रही, चाहे बीजेपी से पहले सरकारें रही हों, चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की बात हमेशा उठती रही कि यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था बहुत लचर थी। और जिस प्रकार से आपको बताऊं, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद हालात जिस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदले, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों ने एक उम्मीद जताई थी कि ऐसी सरकार यहाँ को चाहिए। तो ऐसे में बीजेपी की जो योगी सरकार आई तो कहीं ना कहीं काम अच्छा किया, इस बात में कोई दो राय नहीं। परंतु कानून व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जब घटनाएं घट जाती हैं, उसके बाद जो है उसको कंट्रोल करने में, उसको मैनेज करने में जो तकलीफ आती है आम आदमी को, और उसके अंदर जो है राजनीति शुरू हो जाती है। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर राजनीति करना भी गलत साबित होता है, तो ऐसे में विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा मौका मिलता है, और खासकर विपक्ष को करना भी पड़ता है क्योंकि विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है किसी मुद्दे को उठाना। पर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का जब कुछ ऐसे मामले घटित हो जाते हैं जिन पर सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए, एकजुट मिलकर काम करना चाहिए, ऐसे में कहीं ना कहीं नहीं। रवि जी, मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो ओवरऑल अगर हम कानून व्यवस्था देखें उसका असर पड़ेगा, या फिर हम केस स्टडीज उठाएं, हाथरस का मामला उठाएं, या फिर हम लखीमपुर खीरी का मामला उठाएं, या तमाम कुछ और केस स्टडीज उठाएं, उनका असर ज्यादा पड़ेगा परसेप्शन पर? नहीं, मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था पे तो पूरी तरह से काम हो रहा है, और
जितने हाथ छूट जितनी छूट पुलिस को दी गई है, अब काम करने लगता लगातार जिस प्रकार से आरोप भी लगते हैं कि ठोकने की बात ज़्यादा होने लगी है, तो जितनी छूट इस समय सरकार ने दे रखी है मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी सरकार ने दी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे भी जिस प्रकार लखीमपुर खीरी वाला मामला हो गया या दूसरे मामले हो गए, इस पर भी कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा कि लोगों के अंदर नाराजगी पैदा होती है, जिससे जो ऐसे हालात पैदा ना हो कि लड़कियों के साथ जो मामले होते हैं, बच्चियों के साथ जो मामले होते हैं, उन पर नकेल कसने की जरूरत है। कानून के अंदर जिस प्रकार से गैंगस्टर एक्ट बनाया गया है, इस प्रकार से ऐसे जिस प्रकार से पोक्सो एक्ट लगाया जाता है दिल्ली के अंदर या दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में, तो ये सब कानूनों के अंदर थोड़ी और सख्ती आनी चाहिए। तो पर ये केंद्र और जो स्टेट की डबल इंजन सरकार है, तो मुझे लगता है इन्होंने कानून व्यवस्था पे अच्छा काम किया है। और आने वाले टाइम में भी अगर सरकार को, मुझे लगता है कि योगी सरकार एक बेस्ट सरकार रही है, खासकर कानून व्यवस्था को लेकर। लेकिन मेरा ओपिनियन जो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं किसानों को जिस प्रकार से एमएसपी को लेकर आपने देखा वादा किया गया था कि कानून लाने की, उस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं होती, किसी प्रकार का वो कानून नहीं लाया गया। तो उस ऐसे मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं लोकल कम्युनिटी, जो लोकल जाट कम्युनिटी है या दूसरे किसान लोग हैं, उनमें नाराजगी बहुत ज़्यादा है। सुरेंद्र जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, दरअसल यहाँ पर बात यह है कि जो जयंत चौधरी हैं लगातार संघर्ष करते रहे। 2009 को उन्होंने आसानी से जीता, लेकिन उसके बाद उनके लिए जो राह रही वो संघर्ष की राह रही। अब कोशिश उनकी यही होगी जो कि मुस्लिम समुदाय का वोट है वो उनके पास आ जाए, जाट समुदाय का वोट है वो उनके पास आ जाए। लेकिन बीजेपी की अगर आप इस वक्त स्ट्रेटेजी देखें, थोड़ी देर में 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर पहुंचने वाले हैं और आरएलडी और जयंत चौधरी पर यह आरोप हमेशा लगा कि जब मुजफ्फरनगर की बात हुई तो उन्होंने जाटों से मुंह मोड़ लिया, और बीजेपी यही याद दिलवाना चाहती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों को। देखिए, वो इतने हड़बड़ाहट में है कि पर डे देश का गृह मंत्री जो तड़ी पार भी है, वो पर डे कानून व्यवस्था की बात तो छोड़िए, पर डे जो है मुजफ्फरनगर जा रहा है। वो सिर्फ चाहता है किसी भी तरह से मुसलमान और जाटों में जो फर्क करना चाहता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होने जा रहे हैं। आज भी जाट पूरा चौधरी साहब के साथ खड़ा है, क्योंकि तो चंद सिंह जी का भी एक कॉम्बिनेशन होता था, उसमें सर्व समाज के लोग होते थे, उसमें अमन जी देखिए मुसलमान और जाट सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं। आज वही कॉम्बिनेशन फिर के जो सामने आया है, और वो 100% ऐतिहासिक कॉम्बिनेशन है, मजबूत है, वो टूटने नहीं जा रहा है। जहां तक बात कर रहे हैं ये युवा, आज युवा से इतना नाराज है। आप समझे डबल इंजन की सरकार ने अभी गणतंत्र दिवस के दिन युवा पे कितना लाठीचार्ज किया। वो रोजगार तो मांगने गया था, इनसे क्या मांगने गया था वो, आज युवा भी पूरी तरह से नाराज हो चुका है। तो जो भी संवैधानिक पोस्ट पे है लोग बैठे हुए, उनके लिए संबंधित शब्दों का इस्तेमाल करें, इस बात की मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर में जब सारी चीजें हुई थी तो चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी कहीं नजर नहीं आए थे। वो सर्व समाज, चाहे वो हिंदू को हो चाहे मुस्लिम को हो, जो भी पीड़ित थे उनके दुख बांटने, आंसू पोंछने नहीं गए, और इसीलिए आरएलडी साफ हो गई। तो वही याद भारतीय जनता पार्टी दिलवा रही है। नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी ने तो वही काम किया है। अब जब किसान आंदोलन के जो बैठा रहा, सड़कों पर बैठा रहा, 13 महीने बैठा रहा, उनके 750 किसान की वो शहादत हो गई है, तब इन्होंने कौन सा मुझे जो आज आंसू पूछे जा रहे, यही नतीजा इन्हें भी मिलने जा रहा है। उस समय हमने भुगता है उसको, आज ये भुगतेंगे उसको। जेबा जी, ये गठबंधन कुछ रंग ला रहा है या पिछली बार वाली गलती हो जाएगी इस बार भी? नहीं रमन जी, कोई गलती नहीं होगी। जब किसानों के हित की बात होती है तो गलती कुछ नहीं होगी। हमारा गठबंधन, हमने बताया, हमारा गठबंधन किसानों से हो गया है, इसलिए अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं बची है। जहां तक बात अभी आप कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी आरएलडी कभी नहीं खड़ी हुई जाट के साथ, आप ये बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी आज तक आंकड़े पेश नहीं कर पाई, कितने किसान मर गए, पलायन करते वक्त कितने लोग मर गए, जब कोरोना का लॉकडाउन लगा कितने मजदूर मर गए, आज तक आंकड़े नहीं पेश कर पाई। आंकड़े छोड़िए तो उसके साथ खड़ी क्या होगी भारतीय जनता पार्टी? वही तो परेशानी है जेबा जी की, कोई आंकड़ों की तो बात कर ही नहीं रहा ना। आपके पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेता है वो बात कर रहे हैं, वो भी इक्वेशन पे टिकट दे रहे हैं, वो भी इक्वेशन पे ही बात कर रहे हैं। उनको भी वही लगता है कि आसान तरीका वही है कि आधे जाट आधे मुस्लिम जीत जाएंगे। पार्टी हमेशा जो प्रवासी मजदूर बाहर से उत्तर प्रदेश आए थे सभी को आर्थिक मदद करी गई, जिनकी जान गई उस दौरान। किसानों की भी बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करी है कि जिनके परिवारों से लोगों ने अपना जान दी है उनको 25 लाख का मुआवजा दिया जाएगा।
तो इस चलिए। तरीके के बाद हम उनको गिनते हैं, उनकी परिवार हमारे लिए माने रखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज तक किसी चलिए, का चुनावी कोई आंकड़ा मौसम में पेश सारे नहीं कर दर्द पाई। अपने लगते हैं। जेबा जी, आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, राहुल जी, रवि जी, सुरेंद्र जी, संजय जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई है जो कि लखनऊ की सत्ता की चाबी बन जाती है, और इस वक्त हर कोई अपना दांव चल रहा है और सबके पास अपना अपना चश्मा है। एक बार फिर से कहना चाहूंगा, किसी के पास भगवा तो किसी के पास हरा तो किसी का नीला, और जनता को पहनाने की कोशिश सबकी यही है कि ये चश्मा जनता पहन ले ताकि मुद्दे नजर ना आए।